3-4 महीने पहले एक एसएमई आईपीओ आया था बाइक वो ग्रीन टेक के नाम से। इस कंपनी का आईपीओ आया था 62 रुपीज के प्राइस पर एंड अभी इस कंपनी के शेयर का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 30 रुपीज का। आई मीन विद इन 3-4 मंथ जो इस कंपनी का शेयर प्राइस है वो आधे से भी कम हो गया है। एंड ऐसा नॉर्मली होता है जब आप किसी एसएमई कंपनी में इन्वेस्ट करने की सोचते हो एंड आपका वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन गलत हो जाता है तो आई मीन विद इन 3-4 मंथ इस कंपनी का शेयर वो आधा हो गया है। एंड ये कंपनी बिजनेस क्या करती थी? ये कंपनी ईवीज के बिजनेस में थी एंड आज की डेट में अगर कोई कंपनी ईवीज के बिजनेस में है एंड वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो आप मान के चलो उस कंपनी के आईपीओ को जबरदस्त सब्सक्रिप्शन मिलेगा, उसकी बम्पर लिस्टिंग होगी एंड उसके बाद भी उस कंपनी का शेयर काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। बट इस कंपनी के केस में ऐसा नहीं हुआ, हमें कुछ और ही देखने को मिला। अब एक और ऐसी ही कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का नाम है डेल्टा ऑटोकॉर्प लिमिटेड। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, एसएमई कैटेगरी में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, डेल्टा ऑटोकॉर्प लिमिटेड। ये कंपनी 2016 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी अपने आप को बोलती है दैट हम ईवी 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करते हैं। आई मीन ये कंपनी ईवीज के जो 2 व्हीलर्स होते हैं, 3 व्हीलर्स होते हैं, उनको बनाती है एंड मार्केट में बेचती है। अब ये इस कंपनी के बारे में मुझे तो एटलीस्ट सबसे बड़ा झूठ लगता है, बिकॉज अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखोगे, मैं मोटा मोटा बता देता हूं, बाकी जब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे हमें तब पता चलेगा। इस कंपनी का जो एसेट बेस है वो अप्रोक्सीमेटली 42 करोड़ रुपीस का है। तो क्या आपको खुद ऐसा लगता है कि आप 42 करोड़ रुपीस लगाकर ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दोगे एंड उसमें भी 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दोगे? मेरे हिसाब से इतने कम पैसों में आप ये बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। बट इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें कुछ ऐसा ही दिखाते हैं। खैर, फाइनेंशियल्स इस कंपनी के बाद में देखेंगे, अभी हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये कंपनी है सी 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स में डील करती है, साथ ही साथ ये कंपनी उनके पार्ट्स में भी डील करती है एंड उनसे रिलेटेड कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। जो इस कंपनी का 2 व्हीलर्स वाला सेगमेंट है वहां पर इस कंपनी के 3 मॉडल्स हैं। जो इस कंपनी का 3 व्हीलर्स वाला सेगमेंट है वहां पर इस कंपनी के 4 मॉडल्स हैं। 2 मॉडल्स तो एक किस्म से ई रिक्शा के हो गए। आई मीन वही ई रिक्शा जिसने आजकल रोड्स पर एक किस्म से आतंक सा मचाया हुआ है। बाकी एक मॉडल है जिनका जो कि है तो ई रिक्शा बट वो लोडिंग के काम में यूज होता है, वेट कैरी करने के काम में यूज होता है। एंड ऐसे ही इनका एक मॉडल है जो कि यूज होता है जो गार्बेज होता है ना उसकी कलेक्शन के लिए। सो ये इस कंपनी की ऑफरिंग्स थी एंड आज की डेट में ये कंपनी इंडिया के अप्रोक्सीमेटली 25 स्टेट्स में अपना बिजनेस करती है एंड अप्रोक्सीमेटली 300 डीलरशिप है इस कंपनी की। एंड अगर हम बात करें इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की तो ये कंपनी क्या करती है, जो 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स है ये कंपनी उनको अपने डीलर्स को बेच देती है एंड वहीं से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है। आई मीन ये कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको दूसरे बिजनेसेस को बेचती है एंड जो वो बिजनेसेस हैं उसके बाद एंड कंज्यूमर्स को बेचते हैं। एंड इसलिए हम बोलते हैं दैट ये कंपनी एक किस्म से B2B सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू बाइफरकेशन देखें तो मोर देन 99% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की B2B सेगमेंट से एंड लेस देन 1% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की B2C सेगमेंट से। एंड सी, मैं आपको इस तरह के बिजनेसेस के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। सी, आज की डेट में जो ये ईवीज का बिजनेस है एक किस्म से बूमिंग बिजनेस है, तो बहुत सारे प्लेयर्स इस मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। बट अगर आप मार्केट में काफी पुराने हो तो आपने देखा होगा ऐसा ही ट्रेंड एक किस्म से हमको टेलीकॉम के टाइम में भी देखने को मिला था। शुरू में इंडिया के अंदर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी बट बाद में क्या हुआ, बाद में कंसोलिडेशन हुआ। जो वीक कंपनियां थी या तो वो बंद हो गई या फिर वो किसी और के साथ मर्ज हो गई एंड बाद में सिर्फ 2 या 3 कंपनियां ही बची हैं आज की डेट में। ऐसा ही अभी हमें एक किस्म से ईवीज के सेगमेंट में देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं। बट धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये पर्टिकुलर जो बिजनेस है यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा एंड जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे। बाकी जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं या तो वो बड़े प्लेयर्स में मर्ज हो जाएंगे या फिर बंद हो जाएंगे एक किस्म से। एंड आज की डेट में जो इस तरह के प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो चाइना या फिर और इसी तरह की कंट्री से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं एंड देन मार्केट में बेच देते हैं। धीरे धीरे उनको समझ में आया दैट अगर हम प्रोडक्ट को सीधे इंपोर्ट ना करके उस प्रोडक्ट को पार्ट्स को इंपोर्ट करें एंड यहाँ पर उनको असेंबल करें तो फिर ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो उन्होंने अब ऐसा करना शुरू कर दिया एंड आज की डेट में जो ज्यादातर इस तरह के प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिया के बाहर से ईवीज के कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पर उनकी असेंबली करते हैं एंड देन मार्केट में बेच देते हैं।
ये कंपनी भी कुछ इसी तरह के बिजनेस में है, ये कोई बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। सो हमने इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जान लिया। अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 20 करोड़ रुपीस का। अगले साल वो 21 करोड़ रुपए का है, फिर ये 35 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है एंड इस साल के अक्टूबर तक ये 47 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। आप रेवेन्यू देखो, 2022 में ये 57 करोड़ रुपीस की थी, अगले साल जबरदस्त जंप देखने को मिला है एंड वो 80 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। फिर 2024 में एक किस्म से स्टकअप हो गई है एंड वो 81 करोड़ रुपीस के ही आसपास है एंड इस साल टिल अक्टूबर ये 45 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंटिन्यूसली ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती आ रही है एंड प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता जा रहा है। 2022 में ये 4 करोड़ रुपीस का था, फिर ये 5 करोड़ का हो गया है, फिर ये 8 करोड़ रुपीस का हो गया है एंड इस साल टिल अक्टूबर ये 4.82 करोड़ रुपीस का है। प्रॉब्लमैटिक ये है दैट इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है अब वो नेगेटिव हो गया है। पहले पॉजिटिव था 2023 एंड 24 में, बट वो अब नेगेटिव हो गया है एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 11.3 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो, बट अगर हम इस कंपनी का प्रॉफिट देखें एंड देन इस कंपनी की बोरोइंग को देखें तो वो हमें एक कंफर्टेबल पोजीशन नजर आएगी। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है, इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन तो बढ़ते जा रहे हैं, बट जो रिटर्न ऑन कैपिटल वाले मार्जिन होते हैं वो एक किस्म से कम होते जा रहे हैं। आई मीन करंट में ये कंपनी 14.77% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ऐसे ही पैट मार्जिन 10.64% पर स्टैंड करता है, ये भी बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक किस्म से इस कंपनी की धीरे धीरे कम होती जा रही है एंड अब इस कंपनी को और ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 198.77 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 54.60 करोड़ रुपीस का इशू साइज है एंड 50.54 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू कंपोनेंट है। इसमें 123 रुपीज से 130 रुपीज का प्राइस बैंड है, 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,30,000 रुपीज की। 7 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 9 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 14 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर इग्नोर करना चाहिए? अगर आप वाइकवो वाले एग्जांपल को देखोगे तो फिर आपको इस तरह की कंपनी से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। इनफैक्ट आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, बहुत छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इनफैक्ट इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं दैट जितना इस कंपनी का पूरा टर्नओवर है उतने तो उन कंपनीज के मिसलिनियस एक्सपेंडिचर होते हैं। एंड इस तरह के केस में हमें नॉर्मली देखने को मिलता है दैट जितनी बड़ी कंपनी होती है वो उतने ही बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही होती है। तो इस कंपनी में आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? बिकॉज अगर आपके पास बड़ा है तो बेहतर है वाला एग्जाम्पल है तो आपको फिर उसी के साथ जाना चाहिए। इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, बट ऐसा भी पॉसिबल है कि जितनी छोटी कंपनी होती है वो फ्यूचर में कितनी बड़ी बनती है उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बिकॉज एक 10 लाख करोड़ रुपए की कंपनी 15 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बनने में काफी टाइम लगाएगी, बट एक 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी जल्दी बन जाएगी। तो यहां पर डिफरेंस क्या है? 50% का गेन एंड 10 टाइम्स का गेन। एंड अगर आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो फिर 10 टाइम्स वाले गेन के ज्यादा चांसेस होते हैं आपके केस में। बट हाँ, वहां पर कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक किस्म से स्टकअप हो जाते हो एंड देन एग्जिट की आपको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अगर आपको इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, आई सजेस्ट बी एक्सट्रीमली केयरफुल एंड 10 बार सोचने के बाद ही अपना डिसीजन लें। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा नहीं करूंगा ये एट द मोमेंट में डिसाइड नहीं कर रहा, आगे ही जाकर डिसीजन लूंगा। हाँ, आप अपना डिसीजन थोड़ा सा केयरफुली लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।